नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मेरा नाम है तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस 24 साल बाद फिर लोकतांत्रिक इतिहास रचने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर चुनावी मैदान में कसमकस के साथ उतरे हैं, जिन्हें चुनने सोमवार को देश भर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेसियों ने अपना मतदान किया। इस कड़ी में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, भूपेश बघेल सहित कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पूरे देश में एक साथ वोटिंग हुई। अध्यक्ष पद के लिए अब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी व सीएम भूपेश बघेल सहित देश भर के कांग्रेसी नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने मतदान किया। कांग्रेस मुख्यालय पर वोटिंग के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि नए अध्यक्ष का इंतजार लंबे समय से था। 2 दशकों से अधिक समय के बाद कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। इस चुनाव को लेकर इतिहास याद रखेगा कि कांग्रेस कभी खामोश नहीं था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी समर में उतरकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने अपनी किस्मत आजमाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रत्याशी खड़गे के पोलिंग एजेंट प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंघानिया, महामंत्री अर्जुन तिवारी, अर्जुन सिसोदिया व सुमित्रा घृतलहरे थे। लेकिन शशि थरूर को वोटिंग से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में शशि थरूर को पोलिंग एजेंट नहीं मिले, जिसके बाद कांग्रेस ने नियमों में बदलाव करते हुए नई दिल्ली के एक नेता को उसका पोलिंग एजेंट बनाया। इसी बीच थरूर ने ट्वीट कर कहा कि कुछ लड़ाइयां हम इसलिए भी लड़ते हैं कि इतिहास याद रख सके कि वर्तमान खामोश नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, यह हमारे आंतरिक चुनाव का हिस्सा है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार 1998 में वोटिंग हुए थे। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। उस समय सोनिया गांधी को करीब 7,448 वोट मिले, लेकिन जितेंद्र प्रसाद 94 वोटों पर ही सिमट गए। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार को कभी कोई चुनौती नहीं मिली। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पार्टी का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनके लिए वोट मांगे। फिलहाल खड़गे और थरूर के बीच सीधे मुकाबला में खड़गे का वजन भारी होते देखा गया। दोनों प्रत्याशियों की किस्मत अब मतपेटी में कैद हो गई है। मतगणना के बाद ही अब स्पष्ट हो पाएगा कि कांग्रेसी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज किसे पहनाते हैं। खड़गे साहब बहुत भारी बहुमत जीतेंगे, बहुत अनुभवी व्यक्ति से धनी है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर माहौल है कि जो व्यक्ति 50 साल से राजनीति कर रहा है, 9 बार तो विधानसभा में रहे, 2 बार लोकसभा में रहे, अभी वो आपके राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, संगठन में भी उनका अनुभव है। तो ऐसे व्यक्तित्व के आदमी को अगर मौका मिलता है तो कांग्रेस में मैं समझता हूँ नई जान फूकेंगे। उनका अनुभव ही काम आएगा और अनुभव से ही काम होता है। देखिए, युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। दिमाग में रखे हमेशा जिंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए अनुभव ही होता है। अनुभव से ही, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जिला, प्रदेश या देश हो, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। उसी के आधार पर उनका लाभ हम सबको। सरगुजा जिला के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक युवक नाबालिग बच्ची को अगवा कर रखा था, जिसे पुलिस ने दुष्कर्म किए जाने के मामले में गिरफ्तार किया है। कटघोरा की रहने वाली नाबालिग बच्ची को एक युवक पहला फुसलाकर अपने घर में रखकर अनाचार कर रहा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार जबरन अनाचार किया गया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने टीम गठित कर खोजबीन की और नाबालिग बच्ची को आरोपी के घर से बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अनाचार के मामले में न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। घटना जुलाई माह की है, जहां पर थाना उदयपुर में एक नाबालिग लड़की के खो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना के द्वारा धारा 363 आईपीसी के तहत में एफआईआर पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। और उसी क्रम में 2 दिन पहले थाना उदयपुर प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग लड़की कटघोरा में किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रह रही है, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है। तो तत्काल वहां पे जाकर पहले तो नाबालिग लड़की को बरामद किया गया और आरोपी को भी अपनी कस्टडी में लिया गया और जिस आरोपी को कल फिर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नवीन जिला एमसीबी के नगर निगम चिरमिरी के पूर्व महापौर ने डमरू रेड्डी के आरोपों पर पलटवार किया है। महापौर कंचन जायसवाल ने कहा कि अगर वॉल राइटिंग में भ्रष्टाचार हुआ है तो सबूत पेश करे।
चिरमिरी नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 2020 में वॉल राइटिंग कराया गया और बड़ी सफाई से 2020 के शून्य को मिटाकर पहले 2021 किया गया और 2021 के 1 को मिटाकर फिर अगले वित्तीय वर्ष में 2 लिखा गया। एक ही जगह में इस तरह से 2022 हो गया वाला राइटिंग का भ्रष्टाचार 2021 से चला आ रहा है और 2022 में भी उसका भुगतान कर दिया गया। यह आरोप पूर्व महापौर के डोमरू रेड्डी द्वारा लगाया गया, जिस पर पलटवार करते हुए महापौर कंचन जायसवाल ने कहा कि अगर वॉल राइटिंग में भ्रष्टाचार हुआ है तो सबूत पेश करे। उन्होंने कहा कि सबूत के तौर पर जिस वॉल राइटिंग को दिखाया जा रहा है उसका भुगतान ही नहीं किया गया है। नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो 2020 में वॉल राइटिंग कराया गया था, बड़ी सफाई से 2020 के शून्य को मिटाकर पहले 2021 किया गया और 2021 के 1 को मिटाकर फिर अगली वित्तीय वर्ष में 2 लिखा गया 1 के जगह में। इस तरह से 2022 हो गया। तो एक ही वॉल राइटिंग का 2020 में हुए वॉल राइटिंग का भ्रष्टाचार पूर्वक इन्होंने 2021 और 22 में भी उन बिलों का भुगतान लिया है। चिरमिरी नगर निगम में इस भ्रष्टाचार के एक अनोखे और नायाब तरीके को इन्होंने इजाद किया है। इसको स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, इसको लेकर मैं सबूत डीवीडी के साथ कलेक्टर कोरिया को और विभाग के सचिव और संचालक साहब को इसकी शिकायत की है और इसके जांच की मांग की है। ये जो पूर्व निर्दलीय महापौर जो पहले थे उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है निगम के ऊपर कि वॉल राइटिंग के लिए जो पैसा निकाला गया है, तो मैं आपके सामने ये आंकड़ा प्रस्तुत की हूँ कि जहाँ पे भी जो भी वॉल राइटिंग हुआ है उसका पूरा नाप जोड़ करके और जो भी हुआ है उसके हिसाब से पेमेंट हुआ है। लेकिन वो जो सतही और इस टाइप का आरोप लगा रहे हैं, या तो वो प्रमाणित करें कि कहाँ पे इस टाइप का हुआ है और किस वॉल राइटिंग में डबल पेमेंट हुआ है। क्योंकि जहाँ तक मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, जो मैंने पता लगाया है कि निगम में जो भी काम हुए हैं वो बाकायदा लीगल वे पे पूरा नाप के और उसके बाद पेमेंट हुआ है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर उनको ऐसा लगता है कि इस टाइप का जो गलत पेमेंट हुआ है तो वो उसको प्रमाणित करें और बताएं हमको आगे कि कहाँ पे इस टाइप का हुआ है, अन्यथा इस टाइप का बेबुनियादी आरोप लगाना बंद करें। कोरिया जिले के भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने प्रदेश में ईडी की कार्रवाई से अधिकारियों के यहां निकल रहे काले धन पर सरकार को घेरते हुए हमला बोला। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके बाद ईडी ने जारी प्रेस नोट में भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों व आम जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने भाजपा शासित राज्यों में कार्यवाही नहीं होने के आरोप को गलत बताया है। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे में अधिकारियों के यहां से बेनामी संपत्ति का मिलना प्रदेश के लिए काला अध्याय है। उनका कहना गलत है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं हो रहा है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ हो रहा है, ऐसा उनका कहना गलत है। हम कहते हैं कि उनके राज्य उस राज्य में उनकी सरकार है, वो क्यों नहीं करवाते? उनको भी तो अधिकार है, वो उनको करवाना चाहिए। लेकिन ये ईडी जो छापा मार रही है ये अलग संस्था है, ये किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कहने से छापा नहीं पड़ रहा है। जहाँ जहाँ ईडी वालों को एक खबर मिलता है उनके भी कई अनेक उनके खोज सूत्र है, उस सूत्रों के आधार पर ये लोग पता करते हैं और छापा मारते हैं और जब बना रहे हैं कि हम यहाँ छापा मारे तो इतना मिला, यहाँ मारे तो इतना मिला। नोट जो किया है, प्रेस वार्ता किया है बुला करके, उसको आज हम लोग उजागर कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको ऐसी आपके राज्य में चल रहा है, ऐसा भ्रष्टाचारी हो रहा है, ऐसा अनाप शनाप पैसा आपके अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिल रहा है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं और कहाँ उनको बोल रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं आप, जिनके घरों में इतने नगद पैसा, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, जमीन सब मिला है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों का तो एक ही मांग है। बच्चों के साथ मारपीट करने के आरोप में छत्तीसगढ़ के पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भोपाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भोपाल पुलिस ने केस दर्ज किया है। बच्चों के साथ मारपीट करना रिटायर्ड ऑफिसर को महंगा पड़ गया। बच्चों के परिजनों ने उनके खिलाफ पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज की है।
पुलिस भी इस मामले में बचने का प्रयास करती रही, लेकिन विवाद बढ़ा तो केस दर्ज करना पड़ा। दरअसल यह मामला एडीजी डब्ल्यू अंसारी से जुड़ा है। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी रहे अंसारी इस वक्त परिवार के साथ भोपाल में रह रहे हैं। इस मामले में शिकायत कोहे फिजा थाने में दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के सैफिया कॉलेज के पास एमडब्ल्यू अंसारी रहते हैं। उनके घर के बाहर अफजल अली समेत 3 नाबालिग शोर मचा रहे थे। बच्चों की ये मस्ती अंसारी को रास न आई। वो घर के बाहर निकले और बच्चों को डांटकर भगाने लगे। बच्चे नहीं माने तो तीनों नाबालिग को अंसारी ने पीट दिया। नाबालिगों ने भी अंसारी पर हाथ उठाया। इससे झुंझलाए अंसारी ने डंडे से एक बच्चे को मार दिया। इससे बच्चे के सिर में चोट आ गई। इस मामले में बच्चे के परिजनों द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बाद भोपाल पुलिस ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस बीच अरहर, मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक श्रद्धांजलि सभा से प्रारंभ हुई, जहां मुख्यमंत्री सहित समस्त कैबिनेट मंत्रियों ने विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी को अपनी श्रद्धांजलि दी। जिसके पश्चात आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ये भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को किया गया। कैबिनेट की बैठक में अरहर, मूंग व उड़द के फसलों की बुआई करने वाले किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि धान की खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य में अरहर, मूंग एवं उड़द भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। अरहर एवं उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग की फसल 7,755 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23,99,615 किसानों को 1,745 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80,32,000 रुपए और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन भुगतान कर उन्हें लाभान्वित किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। जहां तेज बारिश से वहां की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। रायपुर के आसपास इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। इस भारी बारिश से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के राजधानी स्थित बंगले की दीवार ढह गई। साथ ही मौसम के बदले मिजाज से दुर्ग संभाग के दुर्ग भिलाई में झमाझम बारिश हुई। इस मामले में मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून की विदाई में थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राजधानी रायपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में मतदान हुआ, जहां सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों ने मतदान किया। छत्तीसगढ़ के 307 डेलीगेट्स के लिए कांग्रेस पार्टी के रायपुर प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन के बूथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों ने मतदान किए। आपको बता दें, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान पर उतरे हैं। उम्मीदवार खड़गे की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंघानिया, महामंत्री अर्जुन तिवारी, अरुण सिसोदिया व सुमित्रा धृतलहरे और शशि थरूर की ओर से नई दिल्ली के एक नेता को इस चुनाव के लिए पोलिंग एजेंट बनाया गया है। इस चुनाव पर मंत्री रविंद्र चौबे की माने तो यह मतदान कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। फिलहाल प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर ज्यादा झुकाव देखा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। आज मतदान सुबह 10 बजे से जो शुरू हुई और लगातार सारे पीसीसी डेलीगेट आके मतदान कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग एक एक करके आके गुप्त मतदान कर किए हैं। मैंने भी मतदान किया है और मैंने वोट डाल दिया है। बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी में तो नड्डा साहब दोबारा चुने गए, किसी को पता ही नहीं चला।
कांग्रेस में बराबर मतदान तो हो रहा है, 2 कैंडिडेट खड़े हुए और दोनों ने प्रचार भी किया, अपील भी किए और उसके बाद आज मतदान भी हो रहा है। तो ये आंतरिक जो प्रजातंत्र है हमारे कांग्रेस पार्टी में है। यदि सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी यदि नामांकन करते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इस कारण से ये मतदान की स्थिति आई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव जिले के छुरिया थाना क्षेत्र झाड़ी खेरी के ग्रामीणों ने पत्रकार वार्ता ली, जिसमें ग्रामीणों ने सरपंच पर जमीन समतलीकरण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस मामले में ग्रामीणों ने सरपंच पर लाखों का गबन करने की शिकायत की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के खाते में डाली, जिसको लेकर किसानों में उत्साह देखा गया। इस राशि को निकालने पहुंचने वाले किसानों की सुविधा के लिए सहकारी बैंक के माध्यम से सभी सहकारी बैंक की शाखाओं में पंडाल लगाकर किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित कांग्रेस के विधायकों ने शासन की योजना का बखान करते हुए दीपावली पर्व किसानों को तीसरी किश्त की राशि देने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। इस दौरान किसानों की सुविधा के लिए पंडाल लगाकर पेयजल, चाय और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार राजीव गांधी न्याय योजना की जो तीसरी किस्त की राशि 1 नवंबर को आती थी, उसे किसान, मजदूर और महिला बहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि दिवाली इस साल 24 तारीख को है
उसे एक सप्ताह पूर्व 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में छत्तीसगढ़ सरकार 156 करोड़ रुपए की राशि राजनांदगांव जिले में किसानों के दिवाली मनाने के लिए, मजदूरों के दिवाली मनाने के लिए, हमारी महिला बहनों के और गौ पालकों के दिवाली मनाने के लिए राशि देने का काम कर रही है। और हम समस्त कांग्रेस के माननीय विधायकगण, संगठन के लोग और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, हम लोग सब मिल करके जिला सहकारी बैंक ये व्यवस्था कर रही है कि हम लोग सभी बैंकों में जा करके टेंट पंडाल लगाएंगे, किसानों को गुलाल चंदन से स्वागत करेंगे, उनके चाय पानी की व्यवस्था करके उनको पूरी व्यवस्थित तरीके से उनको सम्मान करके पैसा दिलाने का काम करेंगे। ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। एक किसान मुख्यमंत्री होने के कारण आज आप ये देखिए कि एक तरफ सरकार किसानों के खाते में पैसा देने का काम कर रही है, दूसरी तरफ उनके एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक बैंकों में जा करके किसानों का स्वागत कर करके उनको पैसा दिलवाने का काम कर रहे हैं। ये एक बात को दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से किसानों, मजदूरों और महिलाओं, गौ पालकों को समर्पित सरकार है। नारायणपुर जिले के ओरछा जाने वाले मार्ग पर एक बार फिर नक्सली उत्पात हुआ, जहां नक्सलियों ने केबल बिछाने वाले वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नारायणपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ओरछा जाने वाले मार्ग पर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारी उत्पात मचाया है। यहां नक्सलियों ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने वाले वाहन सहित ट्रैक्टर, कंटेनर वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार ने धनोरा थाना क्षेत्र के रायनार व झोरी गांव के बीच घटना की पुष्टि की है। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में खौफ देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश सिंगरौली के नवानगर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी विंध्यानगर थाना क्षेत्र के बनौली एरिया में गया था, जहां लेन देन के मामले में विवाद होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। सिंगरौली जिले में अवैध रेत कारोबारियों और कोयला माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला विद्यानगर थाना क्षेत्र के बनौली एरिया में भी देखा गया, जहां नवागढ़ थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी किसी मामले को लेकर कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे बंधक बना लिया। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी डीजल चोरी के मामले में वसूली के लिए गया हुआ था, जहां रकम के लेन देन को लेकर पुलिसकर्मी और युवक के बीच विवाद हो गया। दिनांक 14/10/22 के दोपहर करीबन 2 बजे की बात है। थाना नवानगर से टाइगर 3 में पदस्थ आरक्षक इस्लाम अंसारी समझ तामील करने के लिए बिंदनगर जा रहा था कि बनौली पंप टंकी के पास 3 बदमाश जो पुराने पहले इसी की सूचना पर गिरफ्तार हुए थे, उनने उसको रोका, पूछताछ किया कि तुमने हमको पुलिस को सूचना देकर पकड़वाया था। उस बात को रंजिशन उन्होंने उसके साथ वाद विवाद किया तथा झूमा झटकी का प्रयास किया, जिस पर सिपाही ने तत्काल फोन से थाने को सूचित किया। थाना का स्टाफ गया था, वहां मौके पर पहुंचकर पूछताछ किया। मारपीट जैसी कोई चीज नहीं हुई है, लेकिन उसके साथ वाद विवाद जरूर हुआ, जिसकी जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी इस मामले में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है। पूर्व में वो हमारे यहाँ 2 अपराधों के आरोपी हैं, जिसमें एक में डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार हुए थे तथा मोटरसाइकिल चोरी में गिरफ्तार हुए। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस की साख पर दाग लगता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी क्षेत्रवासियों को मानना है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। इस मामले के बाद नागरिकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडियन न्यूज के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। कवर्धा जिले के प्रतापपुर से फास्टरपुर सड़क बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। इस जर्जर सड़क के लिए ग्रामीणों ने जिम्मेवार विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। कबीरधाम जिले में सड़कों का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री सड़क से लेकर पीडब्ल्यूडी सड़कों की हालत अत्यंत खराब है। इस क्षेत्र में प्रतापपुर से फास्टरपुर सड़क में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। पुलिया निर्माण की वजह से रूट को डाइवर्ट करने से भारी वाहन इसी सड़क से गुजरते थे, जिसके कारण बड़े गड्ढे में 2 पहिया व 4 पहिया वाहन हिचकोले खा रहे हैं। फास्टरपुर मार्ग जो है बहुत गड्ढा हो चुका है और आने जाने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, रोड का दयनीय स्थिति है। जगह जगह गड्ढा, जो मार्ग 10 मिनट में हो सकता है वो आने जाने में 1 घंटे से ऊपर लगता है। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जो रास्ता है, तो ऐसे में प्रशासन को
अवगत कराते हुए मार्ग जो है पुनः निर्माण कराने की कृपा करते हुए इसमें ध्यान देने की कृपा करेंगे। और आने वाला जो समय है, लोगों में रास्ते को, रोड को देख के भारी नाराज़गी है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है और इसको दुरुस्त कराने प्रशासन से मांग करते हैं। इस सड़क के खराब होने से 20 मिनट की दूरी को घंटों में तय करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी निष्क्रिय बना हुआ है। बहरहाल जिले में सड़क की हालत बेहद खराब है। अब देखना ये होगा कि सड़क की मरम्मत की जाती है या लोग इसी बदहाली के बीच आवाजाही करेंगे। इंडियन न्यूज के लिए कवर्धा से वागीश चंद्राकर की रिपोर्ट। कोरबा जिले के भूस्थापित कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से पुनर्वास और SECL में रोजगार दिलाने की मांग की। किसान सभा के बैनर तले SECL के भूस्थापितों ने कोरबा के कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आपको बता दें, 40 गांव के भूस्थापित अब तक रोजगार के अभाव में भटक रहे हैं। उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। यहाँ भू विस्थापित 350 दिन से SECL के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान भू विस्थापितों ने रोजगार, पुनर्वास सहित अपने 20 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की मांग कलेक्टर से की है। कुसमुंडा में ये चारों एरिया से प्रभावित लोग हैं। कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, कोरबा से प्रभावित भूस्थापित किसान हैं। लगभग 40 गांव से ऊपर के किसान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी गांव की अलग अलग डिमांड्स भी हैं इसमें। किसी की रोजगार की डिमांड है, किसी की गांव की खेती के पानी के सवाल है, किसी का मुआवजा का सवाल है, किसी के बसावट का सवाल है। इस तरीके से बच्चों के स्कूलों का सवाल है। SECL इतने अमानवीय जो चेहरा है SECL का देखा जाए कि जो स्कूल बसों के प्रोवाइड करता है कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बीच सत्र, जो अभी हम बोलेंगे कि बीच सत्र इसको मानेंगे हम लोग, उस समय स्कूल बसों को बंद कर दिया है। सोचिए किस तरीके से मतलब बच्चे का मतलब भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो देश के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ करेंगे SECL। और पूरा जो लगाम लगाने का काम होता है जिला मुखिया का होता है, जिला प्रशासन कलेक्टर का होता है, और हम मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं पूरा जिला प्रशासन फेल है। इसलिए आज हमको यहाँ पे आना पड़ा है और जब तक इसमें हमको एक ठोस निर्णय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से अभी हटेंगे भी नहीं। 350 दिन तक कंसर्न में थे, इस बीच जिला प्रशासन कैसा रवैया रहा? मैं जिला प्रशासन का रवैया ढिलमुल रहा है, साफ स्पष्ट है। 350 दिन से भूस्थापित किसान अपनी जमीन को देने के बाद में कुसमुंडा के अंदर पंडाल लगा के बैठे हैं। बड़े शर्म की बात है ये हमारे लिए कि कोरबा जिला को पहचान देने वाले और कोरबा की बड़ी बड़ी इमारत को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ ये भूस्थापित का है। अगर इन्होंने जमीन अपने SECL प्रबंधन को, उद्योगों को नहीं दिया होता तो आज ये चमचमाता कोरबा भी नहीं होता। मैं कोरबा शहर और कोरबा जिला के आम नागरिक से भी अपील करता हूं कि भूस्थापित की लड़ाई में सामने आए कि असली कोरबा के मालिक ये भूस्थापित किसान हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कोरबा में अब आने वाले समय में कोयले का उत्पादन भी हम रोकेंगे, स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई में करोड़ों की बेनामी संपत्ति उजागर होने के बाद अब भाजपा प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है, जिसके तहत भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पत्रकार वार्ता ली और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही के बाद ईडी ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें ईडी ने करीब 4.5 करोड़ रुपए कैश, सोने के आभूषण और करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य के अन्य कीमती सामान जब्त किए हैं। वीडियो द्वारा दी गई जानकारी को आधार बनाकर दुर्ग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पत्रकार वार्ता लेते हुए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ईडी के प्रेस नोट ने छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों, किसानों व आम जनता की मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाएगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि एक तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार ने अपनी सारी से सीमाएं लांघ दी हैं। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक काला अध्याय है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ और भी बहुत से अधिकारियों के यहाँ पे जो छापे पड़े हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ये मांग करती है और उनसे कुछ प्रश्न भी पूछना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बाधा बन रहे हैं, और अगर वो बाधा बन रहे हैं तो क्या उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से बाधा बनने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने
विषयों को परिवर्तित करने का प्रयास किया और जब जब उनके ऊपर कोई विषय आता है तो इस पर वो पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर विषय डाल देते हैं। मुख्यमंत्री से हम लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या उनको नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं के यहाँ और जिन अधिकारियों के यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, कैश और भी बहुत से कागजात बरामद हुए हैं, उनके ऊपर आज के दिनांक तक मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उनका बचाव किया। बचाव करने का कारण क्या है और बार बार वो उस विषय को बचाव क्यों कर रहे हैं। जो अधिकारी अगर उसमें संलिप्त हैं तो उन पर कार्रवाई हो, जो पदाधिकारी जो व्यक्ति मनोनीत पदों पर हैं उन पर कार्रवाई हो। आज इसी विषयों को लेकर हम पूरे प्रदेश में अपनी बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री को इन विषयों को लेकर इस्तीफा देना चाहिए और इन प्रश्नों का जवाब भी देना चाहिए। इसके बाद हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। बेमेतरा जिला भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बेमेतरा जिला भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ईडी की जो कार्यवाही हो रही है उसमें अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। ईडी ने अपने प्रेस नोट जारी करते हुए छत्तीसगढ़ में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी है, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसके अलावा कोयले में भी करोड़ों रुपए का गोलमाल हो रहा है। इन्हीं बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार बन गई है। इससे लगता है कि सरकार की मिली भगत है, जिसके चलते अधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका है। ईडी के प्रेस नोट ने बता दिया है कि किस अधिकारी के घर से कैश मिला, कहां पे सोना मिला, कहां डायमंड मिला। भ्रष्टाचार को संरक्षण कांग्रेस सरकार ही देती रही है, तो क्या आप मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे क्योंकि ये प्रमाणित हो गया है? ये बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो पैसा अवैध वसूली हो रही है यही उपयोग होता है कि 10 जनपद में भी जाता है। जिन अधिकारियों के घर से ये पैसा और नकदी और संपत्तियां मिली हैं उनके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, और जिनसे भी पूछताछ हुई है क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? और ये भ्रष्टाचार को जो रैकेट चल रहा है इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी क्या जानकारी सरकार स्वयं देगी या एजेंसियों को ही पता लगाना होगा? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। वो जैसा काम करेंगी, जैसी रिपोर्टिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात करती है, बेवजह के आरोप नहीं लगाती है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो रैकेट भ्रष्टाचार का चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के हक का पैसा लूटा जा रहा है, उसे बचाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।